जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। आज हम लोग बिहार बोर्ड जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है मैथ का, उसको सोल्यूशन करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे। जो सितंबर महीना में अभी 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका पूरा हल करवाया जाएगा इस पेपर को। और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है और 25 सब्जेक्टिव है, ठीक ना। 25 सब्जेक्टिव जिसमें 2-2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न है और 8 नंबर के भी प्रश्न है। टोटल 113 प्रश्न है, लेकिन पूर्णांक की संख्या 100 है, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। और इसका समय था 3 घंटा। तो इसको हम शुरू करवाते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आप इसको जो भी हम बताएं एक्स्ट्रा फैक्ट उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मानिए कि एक तरीके से इस पेपर के जरिए आपका पूरे साल भर का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यह एग्जाम में लगभग हर चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह पहला प्रश्न पूछा गया था, 4 पूर्णांक 1/8 का दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार निकालने का तरीका तो बहुत है। जैसे आप इसको भाग भी कर सकते हैं, इसको पूरा तोड़कर। जैसे इसको तोड़ेंगे तो कैसा होगा पूर्णांक में संख्या, तो यह हो जाएगा 32, 8 चौके 32 और 33/8। लेकिन आप इसको काटिए नहीं, इसको एक और तरीका होता है कि इस संख्या का आप बस हर का मान देखिए कि हर का मान क्या है। अगर हर का मान का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 आए तो वह शांत होता है, और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा। तो देखिए हर इसका क्या है, तो इसका हर है, इसका हर है 8, 33/8। तो इस 8 का जब आप फैक्टर कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो 2 गुने 2 यानी कि 2 पे पावर 3। 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आया। तो हमने क्या बताया कि अगर शांत लाना हो तो सिर्फ फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाए तो वह शांत होगा। तो यह तो सिर्फ 2 आया है, अगर सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए फिर भी शांत होगा, या फिर दोनों साथ में आ जाए फिर भी शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावे कोई संख्या आता है तो वह शांत होगा। तो यहाँ पर 2 आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शांत। शांत ऑप्शन देख लीजिए, शांत ऑप्शन ए में है, तो ए सही हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने ए सही लगाया है उनका सही आंसर होगा। बाकी अशांत के अलावे जैसे यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 31/15 रहता, तो यहाँ पर देखिए 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5, यानी कि 5 के अलावे कोई और भी संख्या आ जा रही है, 5 और 2 के अलावे 3 आ रहा है, तो यह अशांत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 2 और 5 बस आप याद रखिएगा मन में, और इसके अलावा कुछ भी संख्या है अशांत हुआ। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को कैसे दर्शाते हैं? थीटा से, आर से, या फिर यह क्या है, गामा, या फिर पाई से। तो देखिए इसको आप प्रयोग कर लीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसको संकेत तो हम आर से करते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पर अनुपात निकालना है किसका? तो परिधि और व्यास का। तो माना कि त्रिज्या आर है, मान लीजिए कि त्रिज्या आर है, ठीक है। त्रिज्या आर ही होता है वृत्त का। माना वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा? तो व्यास हो जाएगा 2r। 2r हो जाएगा। लेकिन इसे पूछा गया है कि परिधि, परिधि और व्यास का अनुपात। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का होता है फॉर्मूला 2πr। और व्यास अभी हमने क्या ज्ञात किया? तो 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अब इसका अनुपात को निकालिएगा तो 2 से यह 2 कट जाएगा,
आर से आर कट गया, तो मान कितना आ गया, पाई। तो कितने बच्चे, इसका आंसर हमें मालूम है कि आर टिक करके आए होंगे, तो आर आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डी आंसर कैसे आया, पाई का मान। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। यह देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या है यह, इसका मान है दिया गया 0.6 पे पावर नहीं है, यह पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट का मतलब होता है बार। हालांकि बार संख्या ऐसे लिखा जाता है, कोई संख्या है तो इस पे 6 पॉइंट इस पे ऐसे लगाया जाता है, लेकिन इसमें बस दशमलव दे दिया गया है, इसका मतलब ही बार ही होता है। इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिसके ऊपर बार रहे उतना नीचे 9 लिखा जाता है। तो बस 6 के ऊपर ही है तो एक बार 9 लिख देंगे, क्योंकि एक ही संख्या तो है 6। अब इसको काट दीजिए, अगर कट रहा तो काटिए। तो यह 3 से 2 बार में कट जाएगा, और यह 3 से, एक मिनट, एक ऊपर वाला 2 बार में कटा ना, और यह 3 से 3 बार में कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया उनका सही जवाब है। तो आप मिलाते भी चलिए कि आपने कितना स्कोर किया है अपने एग्जाम में, यहाँ से आप जांच सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न भी उसी टाइप का है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा चेंज है, 1.6 पर बार है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए जिस संख्या पे बार नहीं है, अब अगर वह दशमलव से पहले है, यानी कि वह बाईं ओर से संख्या है और दशमलव के पहले है, तो उसको पहले घटा दिया जाता है टोटल संख्या में। तो इसको देखिए टोटल क्या है, 16 है, 16 में से घटा दीजिए यह एक को, आगे वाली संख्या को, तो कितना आएगा, 15। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 के ऊपर बार है, तो हम बताएं ना कि जितना संख्या के ऊपर बार रहे उतना नीचे 9 लगा दीजिए। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए, 3 से यह कट जाएगा 5 बार में, वह 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना मान आया, 5/3। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था। तो जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया है उनका सही है, बाकी जो तुक्का लगा कर आए हैं एग्जाम में तो उनका तो रिजल्ट ही बताएगा। ठीक है ना, तो आप चेक करते चलिए। तो यह 8 नंबर प्रश्न आ गया। देखिए अभी कितना नंबर, 4 नंबर प्रश्न किए थे ना, तो 4 नंबर हम 5 नंबर, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, इनमें से किनका शांत है। तो शांत के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे कि अगर भिन्न में संख्या है तो हर का भाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, हर का भाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 या 5। तो देख लीजिए इन सभी ऑप्शन को आप जांच लीजिए, पहला ऑप्शन से ही शुरू कीजिए। 2 या 5 रहेगा तो वह शांत होगा, लेकिन अगर 2 के अलावे या फिर 5 के अलावे कोई भी संख्या हो जाए तो वह शांत होगा। या फिर अगर सिंगल सिर्फ 2 रहे फिर भी शांत होगा, सिंगल सिर्फ 5 रहे फिर भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावे अशांत होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन को ही लेते हैं। पहला ऑप्शन है 19/80। तो 19 से तो कोई मतलब नहीं है, बस आप इसके हर को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 80 को जब काटिएगा 2 से तो 40 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए तो 20 बार में कटेगा, 2 से फिर काटिए तो 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आया है, इसके अलावा तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यही शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर नहीं होता तो आप और ऑप्शन चेक कर सकते थे। ठीक है ना, तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है, जिसको देखकर बच्चा ऐसे ही एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं। प्रश्न ऐसे देखकर कि देखने में भयानक लग रहा है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, यह कोई राक्षस नहीं है, यह प्रश्न ही है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसको ऐसे बनाना है कि आप इसको से भाग करिए इस पूरे समीकरण को। अब भाग करने आप बैठिएगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, तो आपको भाग नहीं करना है, आप बस इसका शून्यक निकाल लीजिए।
शून्य कैसे निकलता है, तो यहाँ पर दिया गया है x + 1 बराबर 0 मान लीजिए शून्य से, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा इधर जाकर माइनस में। अब इस जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ वहाँ आप -1 को रख दीजिए, जो कट पिट कर आपका आ जाएगा वही शेषफल होगा। अब इसको हम रखना शुरू करते हैं, तो हमारा x का मान कितना रखना है, -1। तो देखिए x³ है, समीकरण को पहले लिख देते हैं, x³ है, फिर है +3x² है, फिर है +3x और +1 है, यही है। अब इसको हमने मान रखेंगे इसका -1 यहाँ पर, -1 का क्यूब, फिर +3 गुने x के जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, +3 गुने x का मान -1 है और +1 है लास्ट में। ठीक है, यही है। अब इसको पूरा का सोल्व कीजिए। तो अगर कोई संख्या माइनस में है उसके ऊपर क्यू है, या फिर कोई भी पावर अगर विषम संख्या है तो उसका मान हमेशा माइनस में आता है, तो इसका मान माइनस होगा, -1 होगा। अब इसको आप देख लीजिए तो 3, अब इसका पावर सम संख्या है तो सम संख्या अगर कोई ऋणात्मक संख्या के ऊपर पावर सम संख्या है तो वह हमेशा घनात्मक होता है। -1 को जब आप गुना कीजिएगा -1 में तो यह 1 ही आएगा लेकिन प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुने 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 3 से -1 में तो -3 हो जाएगा, और यहाँ +1 लास्ट में दिया गया है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, -1 और 3 एकम 3 और यह -3 और लास्ट में है +1। यह +3 से -3 कट गया और यह -1 से +1 कट गया, कितना बचा, तो 0 बचा। तो 0 हमारे पास शेषफल कुछ बचा ही नहीं, तो शेषफल 0 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका सही है, बाकी सब आप गलत हो चुके हैं। तो देखिए यह 7 नंबर प्रश्न जस्ट एकदम पीछे वाला जैसा प्रश्न है, इसमें भी भाग करना है इस समीकरण को, इस पूरे समीकरण को आपको x - a से भाग करना है और जो शेषफल निकलेगा उसको आपको बताना है। तो इसको निकालने का हम तरीका कैसे बताएं कि आप क्या कीजिए कि आप पहले इसका शून्यक निकालिए, यानी कि x - a है तो इसमें x का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, तो यह बराबर, इसको 0 मान लीजिए और बराबर के उस साइड जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। अब इस पूरे समीकरण में इसका मान रख दीजिए, किसका, x का मान हर जगह। अब x का मान कितना है, तो a है। अब देखिए इसको हम रखते हैं, इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं, क्या है, समीकरण x³ - ax² + 2x - a है। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखना है, तो वहाँ वहाँ a रखना है। तो यह हो गया a का क्यूब, यह कितना हुआ, a गुने a का स्क्वायर हो गया, +2 गुने a हो गया और -a। अब इसको सोल्व कीजिए तो यह हो गया a³, इसका मान भी a³ होगा, अब इसका मान 2a हो जाएगा और लास्ट में -a है, यह दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है, और यहाँ पे 2a में से एक a घट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, सिंगल a। तो सिंगल a जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन सही होगा, और यह ऑप्शन बी है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन बी लगाया है उनका सही है और आपका आंसर सही माना जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है मूल बिंदु का नियामक। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो यह जो आप ग्राफ में बनाते हैं, जिसको आप इसको जो खड़ी लाइन रहती है उसे क्या कहते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। अब इस क्षैतिज लाइन को जो पड़ा हुआ लाइन रहता है इसे हम वाई कहते हैं। यह तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो यह दोनों जिस बिंदु पर मिलता है उसी को कहते हैं मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 0 होता है, ठीक ना। आप इधर से आइए, इधर से आइए, मानिए एक्स की तरफ से भी 0 और वाई की तरफ से भी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0 0। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इससे प्रश्न आपको आने वाले
अगले क्लास 10th में भी इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल बिंदु का नियामक डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है, या फिर इससे कुछ फार्मूला पे प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, देखिए यह प्रश्न जो पीछे हम बताएं बस उसी के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर आप दो रेखा खींचा जाता है, यह एक एक अक्ष पर, जैसे एक लाइन हमने खींच दिया, अब इधर से हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह दोनों दोनों बिंदु काट रही है इस वाले पॉइंट पर, जहाँ पे हमने इसको मार्क किया, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को अभी हमने बताया कि इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका निर्देशांक कितना, तो 0 0 होता है। तो यह दोनों बात आप याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला भी पूछा जाता है। तो यह देखिए, यह चतुर्थांश का फार्मूला पूछा गया है। चतुर्थांश 4 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं। यह एक लाइन है जो एक सच है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर से हमने एक लाइन खींच दिया, यह। तो इसमें कौन क्या होता है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, अब इसको सेकेंड कहते हैं, अब इसको थर्ड कहते हैं। ठीक ना, अब यह फोर्थ होता है, और सबका मान अलग अलग होता है। पहला का होता है प्लस प्लस, इसमें संख्याएं दोनों प्लस में होती है। इसमें माइनस और प्लस में होता है, और थर्ड में दोनों संख्याएं माइनस में होती है। ठीक ना, और लास्ट वाला में प्लस और माइनस होता है। तो ज़रा देखिए, तो जो आपको प्रश्न में पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो माइनस और प्लस पूछा गया, यानी -3 और +5। तो माइनस और प्लस किस में है, तो यह है सेकेंड वाला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए किस में दूसरा दिया गया है, तो यह ऑप्शन द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगर आपसे पूछा जाए प्लस प्लस क्या होगा, तो प्लस प्लस पहला में होगा। इस तरीके से आपको चारों चतुर्थांश से प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको चारों याद रखना है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, एक यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो तो उन दोनों रेखाओं में क्या संबंध होता है? यदि दो रेखाएं, तो दो रेखा हम बनाने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से, आपको मतलब कि फिगर से बनाना है। तो यदि हमने यह दो रेखा बना दिया, ठीक है, यह दो लाइन है, और दोनों रेखाओं, क्या बोला है, दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो। यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, तो इसके समानांतर दोनों रेखा है, यानी कि यह दोनों रेखा कहीं भी इसको बढ़ाइए तो आपस में नहीं मिलेगा। समानांतर मतलब यही होता है कि जहाँ जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो इन दोनों रेखाओं में क्या संबंध होगा, यही पूछा गया है। तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। ऑप्शन बी क्या है, बराबर। तो बराबर हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन समानांतर जरूर होगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, या दोनों रेखा आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, क्या है कि ए बी समानांतर सी डी के है और सी डी समानांतर ई एफ के है। यहाँ पर पी क्यू आर बिंदुएं क्रमशः ए बी सी डी और ई एफ पर स्थित है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया जा रहा है। और कोण बी पी क्यू, इस कोण की बात हो रही है, इसका मान दिया गया है 135 डिग्री। कोण क्यू आर ई यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री। तो हमें कोण पी क्यू आर यानी इस कोण को निकालना है। किसको निकालना है, इस कोण को, पूरा टोटल कोण को निकालना है। इस वाले या क्यू कोण का टोटल मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए इसको हम आपको जूम कर देते हैं थोड़ा, कि ताकि प्रश्न आपको बेहतर दिखे। तो हमें निकालना क्या है, यह पूरा कोण निकालना है। ठीक है, तो इसको में क्या करेंगे कि यह तीनों रेखा आपस में समानांतर है।
यह भी और यह तीनों रेखा आपस में समानांतर है। तो जब समानांतर रेखाएं होती है तो उसको अगर कोई एक रेखा से प्रतिच्छेद करे तो उसके द्वारा इन दोनों के बीच बने एकांतर कोण यानी एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए, एक तो 135 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 180 तो दोनों का योग होता है, तो 180 में से 135 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मान? तो मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोण, यह जो कोण दिया गया है इसका मान 45 डिग्री आ गया, लेकिन इसका मान नहीं पूछा गया है, इस पूरे कोण का मान पूछा गया है। तो अब इसका मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री लिखा भी गया है, जो भी बच्चे बनाए हैं वह यहाँ पर लिख दिए हैं। 45 डिग्री इसका मान है ऊपर वाले कोण का बस, ठीक ना। तो एक यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है, तो इसको आप इस वाले रेखा में देखिए, नीचे में CD और EF में, EF और CD में, तो यहाँ पर भी दो समानांतर रेखा है। अब इसको भी एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करे तो यह कोण जो कि 40 डिग्री है इस कोण के बराबर होते हैं। कैसे? तो एकांतर कोण से। यह नियम होता है, जब दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे मतलब एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो वह जब जेड की आकृति बनता है तो इसका एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो जब यह 40 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। लेकिन इसमें टोटल का योग पूछा गया है, यानी कि पूछा क्या गया है? तो पूछा इस टोटल कोण का मान पूछा है। तो ऊपर में 45 है और नीचे में 40 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका मान आ जाएगा 85 डिग्री। तो 85 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया था 85 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यह है 13 नंबर प्रश्न। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग प्रत्येक युग्म कितने होते हैं? प्रत्येक युग्म पूछा गया है यहाँ पर, यह ध्यान देने वाली बात है। दोनों का नहीं पूछा गया है, प्रत्येक पूछा गया है। तो क्या करेंगे? तो इसका एक फिगर बना लेते हैं कि एक तिर्यक रेखा, माना कि यह एक तिर्यक रेखा है। अब इसको दो समानांतर रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है इस तरीके से। यह AB इसको लिख दीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका मान CD रख दिया। मान लीजिए कि यह एक L है जो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब इसमें क्या है कि एक ही तरफ बने दो अंतःकोणों का योग बताइए। तो इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होता है? तो बताइए इसका मान कितना होता है? तो हो सकता है बराबर हो, संपूरक हो, प्रत्येक युग्म का मान पूछा गया है। तो क्या होगा? युग्म, यानी कि जोड़ना है एक तरफ के, दोनों तरफ को जोड़ कर ही बताना है। युग्म मतलब कि दोनों को मिलाकर बताना है। तो हमने बताया कि जब दो समानांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो एक ही तरफ बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इसमें यह जो लाइन बन रहा है इस कोण का मान और इस कोण का मान का योग कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो उसको क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर B हो जाएगा। एक मिनट, लेकिन इसमें हमको कुछ डाउट लग रहा है। इसमें क्या पूछा गया है? प्रत्येक युग्म होते हैं, युग्म अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म। हाँ, युग्म मतलब दोनों कोणों का मान पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न तो था, लेकिन यह जो प्रश्न है थोड़ा सा यह कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, इसको फिर से पढ़ा जाए। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म की बात बोला गया है। जैसे एक दो रेखा हमने बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्येक युग्म की बात किया जाए तो प्रत्येक युग्म का मान दोनों युग्म को मिलाकर ना होता है, दोनों कोणों का मिलाकर मान होता है कितना? 180 डिग्री। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण का मान पूछा गया है, तो 90 डिग्री भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही हो सकता है कि 120 हो जाए या 60 हो जाए। तो इसका आंसर
देखिए इसका आंसर तो डी होना चाहिए, तो आप डी लगा सकते हैं, ठीक ना। बाकी आप देखिए कि क्या लगता है। अगर आपको इसमें कुछ और डाउट लगता है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं अब 14 नंबर प्रश्न पर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान पूछा गया यहाँ पर। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जब तीनों भुजा बराबर है तो कोण भी तीनों बराबर ही होगा, और एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तीनों कोणों का योग होता है। उसको तीन बराबर बराबर कोणों में बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यह तो बहुत आसान सा प्रश्न था, आप आराम से बना सकते थे। एक प्रश्न और करवाया जाएगा, 16 प्रश्न करवाए जाएंगे आज के सेशन में। बाकी ऐसे ही 16 प्रश्न का 5 सेशन होगा, और आपका लगभग 80 प्रश्न 5 सेशन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, 16 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या दिया गया है कि कोण बी का मान 90 डिग्री है, और ए बी और बी सी आपस में बराबर है, तो कोण बी ए सी यानी ए कोण का मान पूछा गया है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यह समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। इसका मान बी का मान कितना है, इसका मान 90 डिग्री है, ठीक है। और ए यहाँ पर अंकित कर दिया, बी यह है और सी यह है। तो इसमें ए का मान पूछा गया है, जबकि ए बी और बी सी बराबर है, ठीक ना। ए बी और बी सी बराबर है, यहाँ पर आपको साफ दिखेगा। यह 90 डिग्री है बी कोण, ए बी सी। और ए बी जो बराबर किसके बराबर है, ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का मान 90 डिग्री हो गया, बाकी कितना कोण बचा, तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का सभी कोणों का योग होता है, तो 90 यही हो गया। तीन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, इसको बराबर में बांटना है तो यह 45 हो जाएगा, अब यह भी 45 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कोण ए का मान, तो कोण ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है तो देख लेते हैं। यह ऑप्शन सी में है 45 डिग्री, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने 16 प्रश्न करवाए हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इससे संबंधित कुछ डाउट है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और लास्ट में यही बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी मदद मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे वाले वीडियो में हम 16 नंबर से आगे के प्रश्न करवाएंगे, लगभग उसमें भी 16 प्रश्न करवाया जाएगा, तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को ख़त्म किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।